यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इसे अपने विवेक से देखें और किसी भी निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के सोच और विचार करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एपिसोड 1। माँ का वचन। सुबह सुबह भारी बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद आकाश मंदिर चला गया। भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं पहली बार मांग रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मर रही है। उसे मुझसे दूर मत करो प्लीज। अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो वो मेरी माँ है। इसे छीनकर मुझे अनाथ मत बनाओ। आकाश ने भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जैसे ही मैं पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आया, बाहर का मौसम बहुत खराब था और बिजली के साथ भयानक रूप से बदल गया। स्थिति इतनी भयानक है मानो कोई खतरा मंडरा रहा हो। वहां बिजली की कड़कड़ाहट से आकाश के हृदय डर से बैठ गया और उसका शरीर भय से कांपने लगा। इसी बीच मेरी मां की रिंगटोन के साथ आकाश का फोन बजा। भावुकता से भरे आकाश ने भीगे हाथों से फोन उठाया। आकाश बाबू, मैं याद अम्मा के बारे में बात कर रही हूं। शैलजा मां की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें डर है कि स्थिति हाथ से निकल जाएगी। आपको जल्दी आना चाहिए बाबू, नौकरानी यादम्मा ने चिंतित होकर कहा। जब यादम्मा ने फोन किया तो आकाश बहुत डरा हुआ था, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। आकाश ने एक बार फिर मंदिर की सीढ़ियों पर छतरी रखी और बार बार प्रार्थना करते हुए कहा, है भगवान, मेरी मां को मुझसे दूर मत करो। और बाइक स्टार्ट की और वहां से घर के लिए निकल पड़ा। 15 मिनट में आकाश गोल्ड फेस कॉलोनी में मित्रा की महलनुमा मित्रा हवेली में पहुंच गया और अपनी पुरानी होंडा बाइक बाहर खड़ी कर घबराकर अंदर भाग गया। मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का व्यापारिक समुदाय में निर्विवाद प्रभुत्व है। राजशेखर वर्मा इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। उनके 2 बेटे वरुण और करण और उनकी आखिरी बेटी शैलजा निदेशक बने हुए हैं। लेकिन आकाश शैलजा का अपना बेटा नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है। घर में कोई भी उसे गोद नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे कभी अपने परिवार में शामिल नहीं किया। आकाश के साथ अनाथों जैसा व्यवहार किया गया। आकाश को किचन के बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया था। मित्रा परिवार आकाश को इतना महत्व नहीं देता है। शैलजा ने उस घर के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी किसी ने जरा सी भी दया नहीं दिखाई। वह अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रखती थी। चाहे कितने भी लोग असहमत हों, वह आकाश के साथ खड़ी रही। आकाश ने जो खाया वही उसने भी खाया, और जिस स्टोर रूम में आकाश था वहां के तनु ने भी स्थायी रूप से बदलाव कर लिया। आकाश को नौकरानी अम्मा पसंद है क्योंकि वह बहुत प्यार करती है। आकाश अम्मा अम्मा कहकर घर गया और सीधे शैलजा के कमरे में गया। ऑक्सीजन पाइप से सांसें ले रही शैलजा की ओर देखते ही आकाश के कदम भारी हो गए। आकाश अपनी मां के पास बैठ गया और मंदिर से लाया हुआ केसर उसके माथे पर लगा दिया। मां, आप क्यों नहीं? मैं वैसे भी आपकी रक्षा करूंगा। मेरा दोस्त विनील वहां है। उसने कहा कि वह शाम तक पैसे जमा कर लेगा। हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर तुम नाश्ता खाओगे और लुका छिपी खेलोगे। दोनों साथ में लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं। आकाश ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। शैलजा ने धीरे से हाथ ऊपर उठाया और आकाश के गाल पर बह रहे आंसुओं को पोंछ दिया। आकाश, मेरे जाने का समय हो गया है। एक बात, आप अनाथ नहीं हैं नाना। यह संपत्ति आपके दादाजी। शैलजा ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और एक रहस्य बताना चाहा। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब वह रोते हुए दादाजी से कह रहा था, मां, वह बूढ़ा आदमी कभी मेरा दादा नहीं बनेगा। आपकी तबीयत के बारे में जानते हुए भी वह आज तक एक बार भी आपके करीब नहीं आया। मैंने नहीं लिया। वे सब पैसे वाले लोग हैं मां। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपनी सेहत खराब मत करो। आकाश ने गुस्से में कहा। शैलजा अपने बेटे से कुछ कहना चाहती है। उसकी सांसें भारी हो गई थी। वह जो कहना चाहती थी वह कह नहीं पाई, और जैसे ही उसे अपने आखिरी पलों का एहसास हुआ, वह अविश्वसनीय रूप से आकाश की ओर देखती रही। आकाश का दिमाग चकरा रहा था क्योंकि उसकी आंखों में धीरे धीरे जान पड़ती जा रही थी। आखिरी कोशिश के तौर पर आकाश दौड़कर दादा राजशेखर वर्मा के पास गया। मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के भारत में फिर से पहले स्थान पर आने के साथ राजशेखर वर्मा अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पारिवारिक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। आकाश रोते हुए राजशेखर के पैरों पर गिर पड़ा। दादाजी, चलो मां को अस्पताल ले चलते हैं। दादाजी, आपके गुस्से का कारण मैं हूं।
से दूर चला जाऊंगा, लेकिन मन को अस्पताल ले चलो, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। दादाजी माँ को बचा लो। आकाश गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। आकाश को अपने पैरों से धकेलते हुए कहा, जिस दिन हमने तुम्हारे जैसी अनाथ को गोद लिया उसी दिन हमने इससे अपना नाता तोड़ लिया। आज कौन सी नई मौत है, यह तो कल हम सबके सामने मर गई। राजशेखर ने व्यंग्यपूर्वक कहा। आकाश को नजरअंदाज करते हुए मित्रा फिर से कंपनियों द्वारा प्राप्त टर्नओवर के बारे में चर्चा में शामिल हो गए। आकाश फिर से अपने पैरों पर गिरने ही वाला था कि राजशेखर गुस्से से उठा, उसकी ठुड्डी पकड़ ली और दूर धकेलते हुए बोला, बाहर निकल कुत्ते। इतने में याद अम्मा दौड़ती हुई आई। आकाश बाबू, शैलजा अब हमारे बीच नहीं रही, वह जोर से चिल्लाई। आकाश के चारों ओर की दुनिया स्तब्ध हो गई। आकाश ऐसे स्थिर हो गया जैसे उसने आंसू बहा दिए हों। वह अकेले में रोता हुआ अपनी मां के पास भागा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। भारी मन से शैलजा अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद वह उसके बाद की जाने वाली सभी गतिविधियां करेंगे। मित्रा के परिवार वालों ने औपचारिकता के लिए भी आकाश को सांत्वना नहीं दी। शैलजा के मरने का गम किसी को नहीं है। 2 दिन बीत गए। आकाश को अपने परिवार और जिंदगी से नफरत हो गई और उसने कहा, मैं इतने सालों से सिर्फ अपनी मां के लिए यहां हूं, अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर में इन पैसे वाले लोगों के बीच नहीं रहूंगा जो लोग मेरी मां की मौत का कारण बने। आकाश उस दिन यह सोचते हुए हवेली से बाहर आया। तब मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निजी वकील श्री श्रीनिवास ने आकाश से संपर्क किया। आकाश, कहां जा रहे हो? उसने उसका हाथ पकड़कर पूछा। आकाश ने उत्तर दिया, स्वार्थ की इस दुनिया से दूर, इन लालची राक्षसों से दूर। लेकिन क्या आप इस परिवार से हमेशा के लिए नाता तोड़ना चाहते हैं? तुम्हारी मां सारे बंधन नहीं चाहती थी और अपने आधे हिस्से को ऐसे ही छोड़ने के लिए तुम्हें इस घर में लाई थी? श्रीनिवास ने सीधे पूछा। अंकल, मम्मी आपको अपना बड़ा भाई मानती थी, इसलिए आप जाने वाले को रोकें और बहुत ज्यादा बातें करें। इसका मतलब यह नहीं है कि 4 भावुक संवाद बोलने के बाद आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अंकल, आप जानते हैं क्यों मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा? आकाश ने कहा, मैं यहां इस परिवार को सबक सिखाने आऊंगा जो पैसे की प्यास के कारण लोगों की कद्र नहीं करते। उस ओर देख रही हूं कि आकाश कहां गया था। आकाश, तुम सच जाने बिना जा रहे हो। सच जानते हुए भी मैं नहीं कह सका। आकाश, तुम ही हो इस अरबों की संपत्ति के असली वारिस। श्रीनिवास यह सोचकर अंदर चले गए कि यह मित्रा ग्रुप की कंपनियां कभी आपकी नहीं होंगी। आकाश हवेली से बाहर आया और टोचाका डायरेक्ट बस स्टेशन गया जहां वह जाना चाहता था और रुकी हुई बस में चढ़ गया। टिकट लेते समय उन्होंने तय किया कि उनकी मंजिल विजयवाड़ा है। आकाश 2 दिनों से बिना भोजन और नींद के है और एक तरफ अपनी मां की मृत्यु का दुख और दूसरी तरफ भविष्य के विचारों से परेशान है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, आकाश पीछे झुक गया और खिड़की से आ रही ठंडी हवा को महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आकाश काफी देर तक वैसे ही सोया रहा, लेकिन जब कंडक्टर की नींद खुली तो वह धुंधली आंखों के साथ बस से उतर गया। पेट में आंतों की आवाज से उसे भूख की याद आ गई। आकाश ने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर एक टिफिन की गाड़ी देखी। उसने जाकर प्लेट डोसा का ऑर्डर दिया और अपने बगल की बेंच पर बैठ गया। थोड़ी दूर से एक दुबला पतला लड़का आकाश को निराशा से देख रहा था। आकाश फीके कपड़ों और पतली त्वचा वाले बच्चे को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। वह मुस्कुराते हुए आशा के साथ धीरे धीरे लड़के के पास आया। सर, सर, बहुत भूख लगी है सर। खाना खाए 2 दिन हो गए सर। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो दे दीजिए सर। आकाश ने अपना बटुआ निकाला और देखा, उसके बटुए में केवल एक टिफिन के लिए पर्याप्त पैसे थे। आकाश ने बच्चे की ओर देखा और सोच में पड़ गया। उन्होंने बच्चे को ऑर्डर किया हुआ डोसा दिया और थोड़ी देर के लिए उसकी भूख मिटाने के लिए थोड़ा पानी पिया। आकाश 50 वर्षीय चंद्रकांत, जो कार में बैठे थे और दूर से देख रहे थे, आकाश के बलिदान से प्रभावित हुए। वे देखते रहे। बच्चे ने 2 डोसे खाए और बोला, धीरे धीरे खाओ इंदा। आकाश ने उसका सिर सहलाया और पानी दिया। चंद्रकांत ने आकाश की ओर देखा। सर, क्या हम चलें? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है वे सभी गैर जिम्मेदार लड़के हैं, लेकिन ये लड़का बहुत अलग था, कुछ दिलचस्प। उसने आश्चर्य से आकाश की ओर देखते हुए कहा,
और ड्राइवर को कार ले जाने का इशारा किया। जिस ड्राइवर ने कार स्टार्ट की वह सामने आ रही लॉरी को देखे बिना सीधे चला गया। लॉरी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार तुरंत एक बार पलटी और हवा में उड़कर डिवाइडर से टकराकर रुक गई। आकाश तुरंत दौड़े और खून से लथपथ दोनों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। चंद्रकांत विजयवाड़ा के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट जैसे कई बिजनेस हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद आकाश ने उनका बहुत ख्याल रखा। 2 दिन बाद चंद्रकांत को होश आया तो अस्पताल स्टाफ ने उनके घर का पता और फोन नंबर जानने के बाद चंद्रकांत के परिवार को जानकारी दी। मामले की जानकारी चंद्रकांत की पत्नी पद्मावती और इकलौती बेटी ऐश्वर्या को हुई तो वे डरकर अस्पताल पहुंच गईं। अगर आप अपने दोस्त की बेटी की शादी में जा रहे हैं तो चंद्रकांत ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पद्मावती ने कहा। चंद्रकांत व्यंग्यपूर्वक हंसे। अगर मैं 2 दिन तक फोन न करूं तो कोई नत्थू नहीं है जो मेरी परवाह करता हो। उसने मन में सोचा, पद्मावती, मैं तेरे बारे में क्या सोचूं जो आज आकर आंसू बहा रही है। मम्मी, पापा को थोड़ा आराम करने दो, अपनी बातों से पापा को तनाव में मत डालो। इतना कहते हुए ऐश्वर्या अंदर आ गई। यह क्या है पिताजी, अगर मैं 4 दिन शहर में नहीं रहूंगा तो क्या आप इतने लापरवाह हो जाएंगे? उसने रोते हुए पूछा। ऐश्वर्या, 2:21 अपराह्न बच्चा, मैं अब ठीक हूं, रो मत। चंद्रकांत ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हां, पहले आराम कर लो पापा, आप मेरे हीरो हैं, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऐश्वर्या अपनी मां को लेकर बाहर चली गई। ऐश्वर्या के जाने के बाद चंद्रकांत दरवाजे के पास किसी को ढूंढ रहा है। अगले दिन चंद्रकांत ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने उसका इलाज किया और पता लगाया कि अस्पताल में उसके साथ कौन आया था। आजकल स्वार्थी लोग ज्यादा हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर आपके साथ अस्पताल में काम करता है तो यह उनके अपने फायदे के लिए है। अगर ऐसा है तो वह निश्चित तौर पर दोबारा अस्पताल आएंगे। फिर मैं देखूंगा कि वह कैसा इंसान है, उसने मन में सोचा। अगले दिन सुबह, जैसा कि अपेक्षित था, आकाश चंद्रकांत की तलाश में आया। चंद्रकांत यह जानकर हैरान रह गया कि आकाश ने ही उसे बचाया था। 1.3 बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अभी आप क्या काम करते हो? चंद्रकांत ने आकाश से पूछा। अभी तो मैं खाली सड़कों पर भटक रहा हूं, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा हूं। शहर नया है, यहां का माहौल नया है, सब कुछ एकदम नया है, आकाश ने ईमानदारी से कहा। आकाश का जवाब सुनकर चंद्रकांत थोड़ा मुस्कुराए। तुम पहले कहां काम करते थे? तुम कहां से हो? चंद्रकांत ने पूछा। आकाश खुद को मित्रा समूह की कंपनियों के उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में दावा करना पसंद नहीं करते। तभी मैंने कहा, सर मेरा कोई नहीं है काम, मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा जिसे सिर्फ मेरा पेट भर जाए। उन्होंने यह बात जरूर कही। चंद्रकांत को आकाश के मीठे स्वर बहुत पसंद आया। चंद्रकांत ने ऐश्वर्या को बुलाया जो बाहर थी। ऐश्वर्या, इस लड़के को कुछ पैसे देकर भेज दो। ये क्या सर, मदद के बदले पैसा? क्या आप मेरी मदद के लिए मुझे पैसा देना चाहते हैं? आकाश का दिमाग खराब हो गया। चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आकाश, आप गलत समझ रहे हैं। यह केवल एडवांस राशि है, आप कल से काम में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा हालात में कहीं भी नौकरी की आपाधापी है, वरना मैं इस तरह कई दिनों तक भूखा नहीं रह सकता। थोड़ी देर इसके बारे में सोचो, लेकिन एक शर्त है सर, उसने कहा। आकाश, क्या? चंद्रकांत ने संदेह से आकाश की ओर देखा। आकाश ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, सर मैं नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा जब आप मेरा टैलेंट देखेंगे और मुझे नौकरी देंगे। मैंने आपकी मदद की, इसके कारण मैं नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा। चंद्रकांत के मन में आकाश के लिए बहुत प्रशंसा बढ़ गई, जो बुलाने और कई वरदान देने के बावजूद उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना धीरे से बोलता था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करते हैं। आकाश, आज से 1 महीने का समय ले लो, मेरे निजी सहायक बन जाओ। इस दौरान तुम कैसा व्यवहार करोगे, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए कौन सी नौकरी उपयुक्त रहेगी और फिर मैं ही तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगा। चंद्रकांत ने कहा,
चंद्रकांत ने कहा तो आकाश खुश हो गया और बोला कि अच्छा हुआ, अन्यथा मैं यह पैसा नहीं ले पाता सर। वह उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। ऐश्वर्या, जो अपने पिता के पास बैठकर यह सब देख रही थी, ने आकाश की ओर प्यार भरी आंखों से देखा। ऐश्वर्या की प्यार भरी निगाहें देखकर आकाश ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वह आकाश की ओर देखती रही और मन ही मन सोचती रही, क्या आज के टाइम ऐसा भी कोई हो सकता है? इसी बीच दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ऐश्वर्या परेशान होकर उठ खड़ी हुई। तीनों ने दरवाजे की ओर देखा। वहां आए शख्स को देखकर ऐश्वर्या और चंद्रकांत बेहद गुस्से में हो गए। ऐश्वर्या अपना पैर फर्श पर जोर से मारते हुए चिल्लाई। अचानक दरवाजा खुला और वहां कौन आया? आकाश और ऐश्वर्या के बीच क्या होगा, यह जानने के लिए अगला एपिसोड सुने। कोई वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए एपिसोड 2 हॉट किस। जब ऐश्वर्या आकाश के बारे में सोच रही थी तभी एकदम दरवाजा खुला। जब ऐश्वर्या ने पद्मावती को धक्का देकर दरवाजा खोलते देखा तो वह तुरंत आग बबूला हो गई। ऐश्वर्या ने गुस्से में अपनी मां पर चिल्लाते हुए कहा, मां, क्या आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? क्या कोई किसी मरीज के कमरे में इतनी बेशर्मी से आ सकता है? क्या तुम कौवे की तरह चिल्ला रही हो? अब तुम्हारे पिता को क्या हुआ? वह आराम से बिस्तर पर बैठे हैं और तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं, पद्मावती ने कहा और सोफे पर बैठ गई। अम्मा, क्या तुम असली मां हो? अगर मेरे पिता को दर्द हो रहा है तो तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसने फिर कहा। ऐश्वर्या, पद्मावती ने चंद्रकांत की ओर देखकर कहा, तुम अपने पिता की तरह हिम्मत वाली हो। पापा, इसे रोको। अगर तुम्हें यहां रहना है तो चुपचाप बैठो, लेकिन पापा से एक शब्द मत कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐश्वर्या चिल्लाई। सामने मां बेटी को झगड़ते देख चंद्रकांत ने ऐश्वर्या से धीमे स्वर में कहा, बेबी प्लीज नीचे बैठ जाओ, तुमको पता है इसके बारे में? पद्मावती ने दोनों पर गुस्से भरी नजर डाली, अपना सिर मोबाइल में फंसा लिया और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में मसरूफ हो गई। जब रील सोना कहो पेड़ को पानी दोगे तो फूल खिलेंगे की आवाज आई तो पद्मावती जोर से हंस पड़ी। चंद्रकांत ने मन ही मन उसे कोसते हुए आकाश को बुलाया और धीरे से कहा, आकाश, मैं आज डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो तुम भी हमारे साथ चलो। जब मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं तो तुम नौकरी ज्वाइन कर लेना। भले ही पद्मावती चंद्रकांत की बात पर क्रोधित होकर उठी और बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन आपका मन नहीं बदला कि चंद्रकांत कौन है। हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो वहां से गुजरने वाले सभी बेवकूफों को घर ले आए। अगर हम किसी अनजान आदमी को ले जाकर घर में रखेंगे और कल को उसने कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं सर, मैं कहीं भी बाहर रहूंगा, बस मुझे अपना पता बता दीजिए, आकाश ने कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। यह देखकर ऐश्वर्या तुरंत भड़क गई। मां, क्या आप जानती हैं कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? पिताजी, जो एक दुर्घटना के बाद सड़क पर मर रहे थे, अस्पताल पहुंचे और समय रहते उनकी जान बचाई। जानबूझकर बात मत करो, ऐश्वर्या ने खुश होकर जवाब दिया। पद्मावती ने रोते हुए कहा, ओह, यह तुम दोनों के लिए मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रकांत अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखता है। अब इसके बारे में मत सोचो, चाहे मैं कुछ भी कहूं, तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगे, यह मेरा है, आदेश है। चंद्रकांत ने कहा, इस मामले में अब कोई बात नहीं होगी। आकाश ने मुश्किल से सहमति जताते हुए हां में सिर हिलाया, क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। पद्मावती को आकाश का उनके घर में आना पसंद नहीं था। उन्होंने 3 बार अपना मुंह घुमाया और बड़बड़ाती हुई कहते हुए तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उसे बाहर जाते देखकर चंद्रकांत ने चिढ़ाना चाहा, सोना, एक बात कहूं? पद्मावती ने इतने समय से देखी हुई रील की नकल करते हुए कहा और उसे बुलाया और कहा कि आकाश अब हमारे साथ रहेगा और उसका निर्णय नहीं बदलेगा। पद्मावती क्रोधित होकर मुंह फेरकर घर चली गई। उस शाम चंद्रकांत को छुट्टी मिलने के बाद ऐश्वर्या और आकाश उसे घर ले गए। पद्मावती हॉल में जले हुए पैर वाली बिल्ली की तरह घूम रही थी और चंद्रकांत के आने का इंतजार कर रही थी। पिताजी, ऐसा लगता है कि वह कोम्पा में किसी तरह के कार्यक्रम की योजना बना रही है, ऐश्वर्या ने मजाक में चंद्रकांत के कान में कहा। चंद्रकांत को अपनी बेटी को बेबी कहकर डांटते देख ऐश्वर्या ने उत्साह से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब चंद्रकांत ने कहा, अन्ना,
मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं महसूस कर रहा हूं बेबी। हाँ, तो ऐश्वर्या मुस्कुरा दी। इतने में दासी कामाक्षी हाथ में एक थाली लाई नजर उतारने के लिए। जब कामाक्षी तीरा गुम्मम में आई, अरे आदित्यवु, अगर तुम ही मेरे बालों की देखभाल करती तो क्या मैं भी नहीं करती? पद्मावती ने चिढ़ाते हुए कहा और थाली छीन कर निकालकर चंद्रकांत को दे दी। अब कैसी तबीयत है चंदू? जब पद्मावती ने पूछा, मां ने सुबह पिताजी को देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या ने ताने कसते हुए कहा, मैंने आपसे पूछा था, देखो मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं। पद्मावती ने कहा और दूर जाकर सोफे पर बैठ गई। वे उसके पीछे पीछे घर में घुस गए। चंद्रकांत ने हॉल में आकाश को व्हीलचेयर के पास खड़े देखा और कहा, आकाश सर, दाहिनी ओर दूसरे कमरे में पिताजी को सुला दो, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आती हूं। और ऐश्वर्या ऊपर अपने कमरे में चली गई। चंद्रकांत का घर संगमरमर की इमारत जैसा है। ऐश्वर्या उस संगमरमरी इमारत में घूमने आई परियों की तरह चमक रही थी। उसकी वाणी और सौंदर्य, उन्होंने उसे बरगलाया। जब आकाश को ऐश्वर्या के प्रति एक अनजानी पसंद का एहसास हुआ तो उसने खुद को नियंत्रित किया और मन ही मन सोचा, रे आकाश, ऐशू भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वह है। इस तरह अपना दिमाग खोना गलत है, कंट्रोल करो। इसके बाद उन्होंने चंद्रकांत को धीरे से उठाया और सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। जब दोनों बात कर रहे थे, कामाक्षी अंदर आई और चंद्रकांत को जूस और आकाश को कॉफी दी और उसे बाहर जाने से रोक दिया। कामाक्षी, आकाश को हमारे आउट हाउस में ले जाओ। पहली मंजिल पर गेस्ट हाउस को देखो, न कि उस मंजिल को जहां तुम रह रहे हो, उसने कहा। वह आकाश को कमरे में ले गया और बोला, आप फ्रेश होकर आइए सर, मैं अभी रात का खाना बनाऊंगी। कामाक्षी ने कहा, आंटी, मैं आपके बेटे जैसा हूं, बस मुझे आकाश कहकर बुलाना, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आकाश। जब उन्होंने कहा कि वह बेटे के समान है तो कामाक्षी का दिल भर आया। आकाश, तुम एक बेटे की तरह हो, मुझे लगता है कि तुम एक बेटे हो, उसने आकाश पर चिल्लाते हुए कहा। सर, आप रात के खाने में क्या खाना चाहते हैं? कामाक्षी ने पूछा। उस कॉल पर आकाश आंखों में आंसू लेकर पीछे खड़ा हो गया। शैलजा आकाश को भी कहती थी। तभी फोन सुनते ही आकाश का दिल भारी हो गया। अपनी आंखें पोंछते हुए वह पीछे मुड़ी और बोली, आपने अपने हाथों से क्या बनाया आंटी? कामाक्षी ने कहा, ठीक है, फ्रेश हो जाओ आकाश, मैं तुम्हारे लिए सारा स्पेशल बना दूंगी। जब वह चली गई तो आकाश ने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर सो गया। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें अपनी मां की तस्वीर देखी। उस फोटो को देखकर आकाश को उसकी मां का सारा अपमान याद आ गया। मां, मैं उन लोगों से बहुत दूर जा चुका हूं जो आपकी मौत का कारण बने। अब से मेरी जिंदगी इन नए लोगों के बीच शुरू होगी। आपके न होने के दुख के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है मां। मुझे आपकी याद आती है मां, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसने अपना पर्स बंद किया और गीली आंखों से सोचते हुए सोच में पड़ गया। चंद्रकांत को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आकाश उन 2 दिनों तक अस्पताल के पास बने मंदिर में सोया। चूंकि उसके पास जो पैसे थे उनमें से कुछ भी खत्म हो गए, इसलिए वह मंदिर में दिए गए प्रसाद से अपना पेट भरता रहा। अब आकाश की जान खतरे में पड़ जाती अगर चंद्रकांत ने उसका साथ न दिया होता। ऐसा सोचकर वह नहाया और कपड़े पहनने लगा। आकाश तुरंत चंद्रकांत के पास गया। चूंकि हॉल में कोई नहीं था, इसलिए चंद्रकांत तेजी से कमरे की ओर जा रहा था। ऐश्वर्या, जो जल्दी जल्दी फोन पर बात कर रही थी, ने आकाश को डांटा। आखिरी मिनट में आकाश ने देखा कि ऐश्वर्या गिरी नहीं है और उन्होंने एक हाथ से अपनी कमर लपेट ली और दूसरे हाथ से ऐश्वर्या का दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसने सीधे ऐश्वर्या की आंखों में देखा। उसकी बदन की खुशबू उसे फटे हुए दूध की तरह नशीली लगती है। उसकी सुंदरता आकाश को नजरें हटाने नहीं देती थी। मैंने अभी सीखा कि आंखें भी बोल सकती हैं, उसने कहा। जब उसने ऐश्वर्या को घूर कर देखा तो वह अजीब तरह से हिलने लगी। दोनों की स्पीड एक दूसरे से टकराई और उनके होंठ कुछ पल के लिए मिले और फिर अलग हो गए। उसने अभी अपने होठों पर जो लाल लिपस्टिक लगाई थी वह आकाश के होठों पर चिपक गई। तुरंत आकाश से दूरी बना ली। क्षमा मांगना, ऐश्वर्या ने झिझकते हुए कहा। माफ करें, मुझे अपना ख्याल रखना होगा, आकाश ने कहा और शर्म और अफसोस से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी वहां आई पद्मावती ने यह सब देखा और क्रोधित हो गई। आकाश के होठों पर लगे लिपस्टिक के दाग से क्रोधित होकर पद्मावती दौड़ती है और आकाश के गाल पर तमाचा जड़ देती है। कैसे अनाथ, क्या तुम मेरी बेटी को छुओगे?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कितने समय तक जीवित रहता है? इसीलिए मैंने उनसे कहा, जिस व्यक्ति की जात पात का पता न हो उसे घर में प्रवेश न करने दें। सुनो तो, पद्मावती गंपा राक्षसी में कौर लेकर आकाश में गिरी। ऐश्वर्या को देर से घटना का एहसास हुआ और चिल्लाकर बोली, मां, तुम नॉर्मुई, तुम्हारे पिता क्या हैं? लेकिन तुम थोड़ा सा भी नहीं सोचती। तुम एक चिड़चिड़ी लड़की हो। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। जब उसने उसके चरित्र के बारे में गलत शब्द कहे तो आकाश की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह एक अनाथ था। ऐश्वर्या ने इस बात को नोटिस किया। मां वास्तविक सच जाने बिना अपना मुंह न खोले। मैंने तनाव में नहीं देखा और आकाश को मारा। उस पर चिल्लाना मेरी गलती थी। आकाश ने गुस्से में कहा, आकाश, तुम आओ, हम पिताजी के पास गए थे। उसने कहा और चली गई। आकाश भी थोड़ा सेठ हुआ और अपना सिर नीचे करके ऐश्वर्या के पीछे चला गया। पद्मावती ने खुद पर गर्व महसूस करते हुए कहा, ओह। ऐश्वर्या चिल्लाई तो चिल्लाई, लेकिन उसे कल से उस पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। अगर वह उसे 4 बार और मारेगी तो वह अपना बैग पैक करके भाग जाएगा। कमरे में प्रवेश करने में देर हो गई है। पिताजी, वह ऐसा क्यों सोचती है कि वह इतनी मुंहफट है, जब वह अकेली है? वह राक्षस मुंह से लोगों का एक समूह बनाता है। यही कारण है कि मेरे दोस्त भी जो उससे डरते हैं, यह कहते हुए भाग गए कि वे आपको नहीं चाहते हैं और आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐश्वर्या चंद्रकांत अपने कान बंद करके चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि बेटी जब भी अपनी मां पर प्रस्तुति देती थी तो उन पर चिल्लाती थी। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी मां क्यों चिल्ला रही है? ऐश्वर्या के पूरी तरह शांत होने के बाद चंद्रकांत ने पूछा। बकौल ऐश्वर्या, कुछ नहीं सर, आकाश ने बात को मोड़ते हुए कहा। खाना खा लिया? ऐश्वर्या भी समझ गई और स्टाइलिश हो गई। इसके बाद आकाश और ऐश्वर्या दोनों ने चंद्रकांत को सावधान रहने को कहा और अपने कमरे में चले गए। दिन तेजी से बीत रहे हैं। आकाश वहां आया। लगभग 1 सप्ताह हो गया। रोजाना सुबह ऐश्वर्या को ऑफिस के पास छोड़ना और शाम को वापस ले जाना आकाश की दिनचर्या में शामिल हो गया। चंद्रकांत की सेवा करते समय आकाश जो काम उसे बताता है वह पूरी लगन से सीख रहा है। चंद्रकांत आकाश के काम को बहुत करीब से देखते हैं, क्योंकि यह एक परिचित काम है। 1 सप्ताह के बाद एक दिन आकाश दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उठा। उसने दीवार घड़ी पर समय देखा और देर होने के कारण आकाश जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। चंद्रकांत के निजी लेखाकार राम शास्त्री विपरीत पक्ष से उपस्थित हुए। आकाश, गुड मॉर्निंग बाबू। हमें यहां से ठीक 9 बजे निकलना है। केवल मैं जल्दी तैयार हो जाऊं और टेंडर फाइल भी तुम्हारे पास है, लाना मत भूलना। राम शास्त्री ने आकाश को धक्का दिया और कंगारू कंगारू सोचते हुए कमरे में आ गए। रामा शास्त्री पिछले 20 वर्षों से चंद्रकांत के यहां निजी लेखाकार के रूप में काम कर रहे हैं। कार्य में जितनी अधिक पूर्णता होती है, राम शास्त्री कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उतने ही अधिक चिंतित रहते हैं। इसीलिए सभी उन्हें ओम शास्त्री कहते हैं। राम शास्त्री ने उसे धक्का दिया और पुनः बिस्तर पर गिर गया। आकाश ने गुस्से में कहा, अब्बा, रामा शास्त्री, शांत हो जाओ। अभी 1 घंटा बाकी है। तुम कंगारू क्यों हो? कितने बजे? तुम्हें इतने बजे तैयार होना है। नाश्ता करो, हमें निकलना है। हमें बीच में ट्रैफिक बैरियर को पार करके टेंडर ऑफिस पहुंचना है। हमें टेंडर करना है। वह हृदय पर हाथ रखकर राम शास्त्री ने असमंजस में कहा, अगर तुम पहले जाओ तो सब कुछ समय पर होगा। आकाश ने कमरे से बाहर हाथ दिखाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप सीधे मुझे छोड़ना चाहते हैं। मैं जाऊंगा। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। अनुभव मुझे यहां से बाहर निकाल रहा है। यह सोचते हुए वह दरवाजे पर गया। राम शास्त्री, ऐसा लगता है जैसे तूफान आया और चला गया। तौलिया लेकर वॉशरूम में जाते हुए आकाश ने शांति से कहा, आकाश, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम टेंडर फाइल नहीं भूलोगे? राम शास्त्री ने वापस आकर पूछा। नहीं राम शास्त्री, मुझे अच्छी तरह याद है, आकाश ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी निराशा व्यक्त नहीं कर सका। राम शास्त्री ने घबराते हुए पूछा, अगर सर, तो मुझे टेंडर फाइल दे दीजिए। अगर आप भूल गए तो मैं इसे ले लूंगा। राम शास्त्री, तुम जैसे बूढ़े आदमी मत बनो।
राम शास्त्री ने आकाश की ओर देखा और चले गए। कुछ देर नाश्ता करने के बाद चंद्रकांत और आकाश कार्लो राम शास्त्री के साथ चले गए। सर, आपने जो किया वह मुझे पसंद नहीं आया, रमा शास्त्री ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? राम शास्त्री ने गंभीरता से कहा। यह लड़का कल आया था और काम करना सीखा, वह भी आपके पास है। ऐसे लड़के को इतना प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट टेंडर सौंपना कितना सही है? राम शास्त्री ने पूछा, इस डर से कि कहीं प्रोजेक्ट फिसल न जाए। राम शास्त्री, ये किसने कहा कि लड़के ने मुझसे काम सीखा? चंद्रकांत ने शांत भाव से पूछा। वो क्या है सर? राम शास्त्री ने भ्रमित होकर पूछा। आकाश को पहले से ही काम का अनुभव है, उसने गंभीरता से आकाश की ओर देखते हुए कहा। चंद्रकांत की बात सुनकर गाड़ी चला रहा आकाश चौंक गया और अचानक ब्रेक लगा दी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इन मामलों में अनुभव है? तुमने मुझे कहां से खरीदा? क्या किसी को यह पता था? क्या इसीलिए तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? यदि हां तो तुम्हें कैसे पता चला? आकाश ने निगल लिया और दूसरी ओर देखा। अरे क्या आकाश, तुमने कार क्यों रोकी? वह चंद्रकांत को देखकर ऐसे झिझका जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ सर, कहकर उसने फिर गाड़ी स्टार्ट की। अगर आप मुझसे मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में पूछें, क्या कहूं? आकाश ने मन ही मन सोचा। सच जानने के तनाव से चंद्रकांत पसीने से लथपथ हो गए। क्या चंद्रकांत को पहले से पता है कि आकाश कौन है? क्या मित्रा परिवार का चंद्रकांत से कोई लेना देना है? क्या फिर सड़क पर गिरेगा आकाश? जानने के लिए तुरंत सुने द बॉस नेक्स्ट एपिसोड। को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य की किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए 3 कोई रोमांस नहीं, सिर्फ दोस्ती। आकाश सोच रहा था कि क्या वह अपने अतीत के बारे में कुछ जानता है। अचानक उसे लगा कि दुनिया रुक गई है। आकाश, क्या हुआ? चंद्रकांत ने आकाश को आवाज दी जो सोच रहा था, माथे का पसीना पोंछते हुए। क्या हुआ सर? आकाश ने फिर कहा। चंद्रकांत ने कहा, अरे आकाश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैं सही कह रहा हूं? जिन लोगों को मैंने देखा है उनमें से आप बहुत कुशल और बहुत प्रतिबद्ध हैं। भ्रमित शास्त्री जोर से हंसे। हाँ, आपका स्वागत है सर। दुर्भाग्यवश 2 मिनट तक आकाश को पता ही नहीं चला कि आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह भूल गया। आकाश जोर से हंसा और फिर थोड़ा शांत होकर कार तेजी से ले गया और टेंडर ऑफिस के सामने कार रोक दी। चंद्रकांत कार से बाहर निकले और बोले, आकाश, या तुम कार पार्क करके आओ, हम अंदर दाहिनी ओर लाउंज में इंतजार करेंगे। उसने कहा। महोदय, मैं इंतजार करूंगा, आकाश झिझकते हुए कहता है। नहीं आकाश, आप आ रहे हैं, यह आपका पहला प्रोजेक्ट है, चंद्रकांत गंभीरता से कहते हैं और चले जाते हैं। सर, आप एक बार कहें तो जरूर सुने, आकाश अभी आएगा, शास्त्री भ्रमित होकर कहते हैं और चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उफ, मैं तो डर गया सर। क्या आपको सच पता है? लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचते हुए आकाश ने गाड़ी खड़ी की और टेंडर ऑफिस के अंदर चला गया। आकाश अपने पूरे अनुभव और कौशल का उपयोग करके कड़ी प्रतिस्पर्धा देता है। विरोधियों को एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती। 1 घंटे बाद आई घोषणा में जब टेंडर चंद्रा वेंचर्स के पास आया तो तीनों उड़ गए। तीनों खुशी से हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। आकाश, हमने यह कर दिखाया। तुम पर मेरा विश्वास सच हो गया। अब से तुम मेरे पीए हो, चंद्रकांत ने खुशी से कहा। आकाश आश्चर्यचकित होकर बोला, सर, आप क्या कह रहे हैं? उसने पूछा। हाँ आकाश, इस 1 हफ्ते में मुझे तुम्हारी प्रतिभा का एहसास हो गया। ऐसे प्रतिभाशाली इंसान को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। चंद्रकांत ने आकाश के कंधे उचकाते हुए कहा। आकाश, आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सर, आप जानते हैं कि यदि आप किसी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा है। कल से तुम्हें मेरी तरह कड़ी मेहनत करनी होगी और मेरी तरह एक अच्छा नाम हासिल करना होगा। सुमी ने भ्रमित होकर शास्त्री को रईसों से कहा। अगर राम शास्त्री आपकी तरह काम करेगा तो आकाश कम से कम 1 महीने भी यहां नहीं रहेगा। चंद्रकांत ने दया दृष्टि से देखा। आपका क्या मतलब है सर? क्या मैं कड़ी मेहनत करता हूं? उसने भ्रमित होकर काला चेहरा बनाते हुए कहा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर, राम शास्त्री क्यों कहेंगे?
आकाश ने असमंजस में रोने की कोशिश की। शास्त्री के हैरान चेहरे को देखकर आकाश चंद्रकांत खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन बीतते गए। आकाश ने चंद्रकांत पर अपनी छाप छोड़ी। एक शाम ऐशू और चंद्रकांत लॉन में बैठे कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। पद्मावती, जो कई दिनों से उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब वे मुक्त होंगे, उनके पास गई। डैडी, आपका आविदा बहुत तैयार है, आ जाएगा। देखो देखो, ऐशू चंद्रकांत के कान में बड़बड़ाने लगा। चंद्रकांत ये सुनने के लिए तैयार हो रहा था कि उसकी पत्नी क्या कहने वाली है। बेबी, शू, उसने इशारा किया जैसे कि कौम ना हो। पद्मावती ने कुछ देर सोचा और धीरे धीरे ऐशू की शादी के बारे में बात करने लगी। क्या ऐशू से शादी किए बिना हम कितने दिन और रहेंगे? मेरे छोटे भाई ने भी पहले पूछा था। क्या यह ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके बारे में हम पहले से सोच रहे थे? स्विंगल, उसने कहा। यह सुनकर चंद्रकांत को बोरियत महसूस हुई। पद्मा, क्या आप अपने बारे में बात कर रही हैं? वह संदीप मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। मैंने सोचा था कि उसमें कोई भी गुण नहीं है। चंद्रकांत ने पद्मावती के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा। क्या संदीप में क्या कमी है? सुंदरता नहीं, आमदनी नहीं। मेरा छोटा भाई भी बोल नहीं पाता, उसके पास संपत्ति है। पद्मावती, जो अब तक धीरे धीरे बोल रही थी, अचानक चंद्रकांत पर टूट पड़ी। क्या कमाई काफी है? एक आदमी की गुणवत्ता पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पास वह नहीं है। मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई है जो पैसे को महत्व देता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो बंधन और जिम्मेदारियों को जानता है। मैं उससे ही निपट लूंगा। चंद्रकांत ने जरूर कहा। चंद्रकांत बात कर रहे थे तभी आकाश वहां आ गया। चंद्रकांत की नजर आकाश पर क्यों पड़ी? आधे पैरों, ज्यादा सफेद नहीं, हल्के सफेद रंग में सुगठित चेहरे वाला आकाश हमेशा आकर्षक दिखता है। हां, अगर हम ऐशू और आकाश से शादी कर लें, आकाश में वे सभी गुण हैं जो मैं चाहता था। अगर ऐशू आकाश से शादी करती है तो आकाश इस परिवार का दामाद नहीं बल्कि बेटा बनेगा। चंद्रकांत ने सोचा। आकाश के फैसले को जाने बिना चंद्रकांत ने आकाश से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि खुद को ठीक करना ठीक नहीं है। आकाश को देखते ही पद्मावती क्रोधित होकर उठकर चली गई। खाने के समय तक आकाश, ऐशू, चंद्रकांत बिजनेस के बारे में बात करते रहे। चंद्रकांत उन दोनों को देख रहा है। आकाश सामान्य रूप से बात कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसके मन में भी कुछ ऐसा ही इरादा है। चंद्रकांत ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आकाश, तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वह कैसी हो? वह, उसने पूछा। आकाश व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने जवाब दिया, शादी अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है सर। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। मैंने एक रिश्ता देखा। आकाश, क्या तुम करोगे? आकाश की भावनाओं को देखते हुए चंद्रकांत ने पूछा। आकाश चंद्रकांत के प्रति अपनी प्रशंसा से इनकार नहीं कर सके और बोले, आप जिस लड़की को पसंद करेंगे मैं उससे शादी करूंगा सर। तो ठीक है, क्या तुम मेरे बच्चे से शादी करोगे? आकाश। चंद्रकांत की बात सुनकर आकाश चौंक गया। जब भी चंद्रकांत ने पूछा, पद्मावती तुरंत सुनामी की तरह दौड़ पड़ी। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? माता पिता कौन हैं? क्या आप कह रहे हैं कि आप मेरी बेटी की शादी इस अनाथ से करेंगे जो नाक और चेहरे को नहीं जानता है? क्या आप वास्तव में अपने आप से बात कर रहे हैं? अरे ऐशू, क्या तुमने मेरी बात सुनी? ये सबसे खराब योजनाएं हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे पूछा था कि क्या वह मेरी बेटी से शादी करेंगे। इतनी सारी संपत्ति चुराने में वह कितने माहिर हैं। उसने एक योजना बनाई। वह बोली। पद्मावती की बात सुनकर हैरान ऐशू जाग गई और चंद्रकांत की ओर देखने लगी। चंद्रकांत की आंखों से, मुझ पर भरोसा करो बेबी। ऐशू, जो मानती है कि उसके पिता जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक कारण है, कहती है, अगर यह पिताजी का निर्णय है तो मैं निश्चित रूप से आकाश से शादी करूंगी। और पद्मावती के दिल पर हमला कर दिया। जबकि ब्रेन को पता चलता है कि क्या हुआ है, आकाश को बड़ा झटका लगता है जब ऐशू भी कहता है, लेकिन सॉरी मैम, ऐश्वर्या, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आकाश ने तुरंत दो टूक कहा। आकाश, अगर मैं तुम्हें कोई दिखाऊं तो बताओ कि क्या तुम उससे शादी करोगे? क्या करोगे? ये फिर क्या है? उसने गंभीरता से कहा। चंद्रकांत, लेकिन सर, ऐश्वर्या मैम,
ऐश्वर्या अचानक आकाश से पूछती है, मुझे तुमसे बात करनी है आकाश। जब पद्मावती ने ऐशू को आकाश से बात करने के लिए कहते देखा तो उसने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। चंद्रकांत ने यह भी कहा, दोनों को बात करने दीजिए और किसी फैसले पर पहुंचने दीजिए, लेकिन देर मत कीजिए। बस यही कह रहा हूं। दोनों एक साथ छत पर गए। आसमान में तारे चमक रहे थे। पिट्टा ने दीवार के बारे में सोचा और तारों की ओर देखा। आकाश, पिताजी ने मुझे वह सब दिया जो मैं बचपन से चाहती थी, लेकिन पहली बार मेरे पिताजी तुम्हें मेरे पति के रूप में चाहते थे। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी ने मुझे उनकी पहली इच्छा पूरी नहीं की, उसने कहा। ऐश्वर्या मैडम, मैंने अब तक ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा, उसने कहा। जब आकाश बोल रहा था तो ऐशू ने प्यार का इशारा किया। यह शादी होनी चाहिए आकाश, लेकिन एक शर्त है। शादी के बाद दोस्ती के अलावा कोई पत्नी पति का रिश्ता नहीं होना चाहिए। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, रोमांस नहीं है, कम से कम कोई टच नहीं होगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि बस यही बात है तो हां कह दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। कल तक इस बारे में सोचो। ये कहना बंद करें। आपको मैं स्वार्थी लग सकता है आकाश, लेकिन मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करूंगा। ऐश्वर्या बिना पीछे देखे चली गई। आकाश को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ऐसी मुसीबत में पड़ जाएगा। चंद्रकांत ने उन्हें नया जीवन दिया। आकाश उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए आकाश पूरी रात बिना सोए बैठा सोचता रहा, जबकि ऐशू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब सुबह 8 बजे अंधेरा होने लगे तो हमेशा की तरह तैयार हो जाओ। आकाश चंद्रकांत के घर गया। अंदर जाते ही चंद्रकांत ने तेजी से आकर आकाश को गले लगा लिया और खुशी से बोला, बधाई हो मेरे बेटे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम और ऐशू एक साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं अब बहुत खुश हूं। जब आकाश ने असमंजस में ऐशू की ओर देखा तो उसने अपनी दृष्टि से उत्तर दिया कि इस सब का कारण वही है, ऐश्वर्या। आकाश, जिसने इतने दिनों में चंद्रकांत को इतना खुश नहीं देखा था, उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। ऐश्वर्या से शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आकाश ने उसकी आंखों में देखा होगा और कहा होगा, ठीक है। आकाश को देखकर खुश हुई ऐश्वर्या। हालांकि चंद्रकांत की केवल एक बेटी थी, लेकिन उन्हें धूमधाम और समारोह पसंद नहीं थे और उन्होंने ऐश्वर्या और आकाश की शादी बेजवाड़ा कनक दुर्गम्मा मंदिर में साधारण तरीके से की। चंद्रकांत, औमयम शास्त्री को छोड़कर कौन उस शादी से खुश नहीं है। ऐश्वर्या से शादी करके अपने छोटे भाई को चंद्रकांत की सभी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की पद्मावती की योजना विफल हो गई है। पद्मावती के साथ साथ अन्य लोग चंद्रकांत को संपत्ति चुराने के लिए देख रहे हैं। चंद्रकांत का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम मयूकांत है। हालांकि दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं। चंद्रकांत के पास कंपनी के कुछ शेयर हैं। मयूकांत ने चंद्रकांत के भरोसे को ताक पर रखते हुए बिना किसी रोक टोक के संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखा। किसी तरह अगर ऐश्वर्या की शादी संदीप किच से होती तो दोनों जीजा साले को संपत्ति बांटनी पड़ती, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अब जब ऐश्वर्या इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करेगी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐश्वर्या और आकाश की शादी तो हो गई, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा दूरियां नहीं हैं। लेकिन आकाश एक पति के तौर पर अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। क्या दोनों अलग अलग शाखाओं में काम करते हैं? आकाश रोज ईसू को ऑफिस जाते समय छोड़ता था और शाम को आने पर उसे ले जाता था। आकाश वह है जो अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने और अपनी जिंदगी जीने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। एक बार भी उन्होंने आकाश से नीचे बात नहीं की। उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी है। आकाश सिर्फ उसका शुभचिंतक और सबसे अच्छा दोस्त है। 3 साल बीत गए, दोनों के बीच एक भी चुंबन नहीं हुआ। PS, आकाश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सभी चले गए हैं, केवल हम ही हैं। देखो, जब तुम्हें काम की याद आती है तो तुम्हारे लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं है। ऐश्वर्या ने जल्दी से कार में बैठते ही आकाश को रोका। नारंगी रेशम की साड़ी में ऐश्वर्या को देखकर आकाश के दिल की घंटियां बज उठीं। 3 साल तक उसके साथ एक ही कमरे में रहने के बावजूद
आकाश ने कभी उसे गलत इरादे से नहीं देखा, लेकिन आज उसकी नजर बार बार ऐश्वर्या के खूबसूरत बदन पर क्यों जा रही है। हेलो आकाश, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या हुआ था? उसने चुटकी लेते हुए पूछा। परिवार के सदस्य वर्ष में एक बार इस होम में अवश्य भाग लेते हैं, चाहे वे उस दिन दुर्गम्मा मंदिर में आयोजित होम के लिए कहीं भी हों। चंद्रकांत। फिर मुझे वो याद आया। आकाश को फॉर्मल ड्रेस में देखकर ऐशू को और गुस्सा आ गया। पोशाक देखो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्या हो। आकाश, क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? तुम ये जानते हुए भी ऑफिस क्यों गए थे? अब समय नहीं है, अभी भी नहीं बदले तो भी सब वैसा ही है। डैडी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो, उसने कहा। ऐशू के इतना सही होने पर आकाश का दिल खुशी से झूम उठा। पहली बार आकाश को ऐसा लगा मानो वह ऐशू के साथ ऐसी बातें करते हुए हवा में तैर रहा हो। जब कार दुर्गम्मा मंदिर के सामने रुकी तो ऐश्वर्या जल्दी से अपनी पूजा की टोकरी लेकर नीचे उतर गई। ऐश्वर्या का छोटा भाई निवेद, जो ऐशू का इंतजार कर रहा था, कार के पास आया। दीदी, आपको अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है, उसने आकाश को कार से बाहर निकलने से रोक दिया। निवेद, क्या कर रहे हो? ऐश्वर्या ने घबराते हुए पूछा। बहन, केवल हमारे लोगों को ही मंदिर में आना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं जिनका कोई नाम नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन सी जाति है, मुझे नहीं पता कि कौन पैदा हुआ था। ऐसा व्यक्ति उस होम में कैसे आ सकता है जहां केवल हमारे कबीले के लोग भाग लेते हैं? निवेद ने आकाश का अपमान करना अपना मिशन बना लिया। उसने उसे रोका और कहा, निवेद, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे पति। मेरा मतलब है तुम अपने जीजा से बात कर रहे हो। अगर तुम अपने जीजा का अपमान करते हो तो क्या यह मेरा अपमान करने जैसा नहीं है? ऐशू ने गुस्से से पूछा। आकाश ऐसा बोले तो ऐश्वर्या बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐश्वर्या ने पहली बार किया आकाश का समर्थन। आपने एक अनाथ से शादी की जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। वह आपका पति हो सकता है, लेकिन वह कभी हमारा जीजा नहीं बनेगा। निवेद में क्या खराबी है साहित्य की बातों से? ऐश्वर्या का दिल टूट गया। साहित्य, कृपया ऐसा मत कहो। आकाश के पति ने आकाश में ताली बजाई है, उसने रोते हुए कहा। हालांकि आकाश को ऐश्वर्या की उसके लिए चाहत पसंद है, लेकिन वह उसके चेहरे पर दर्द नहीं देख सकता। आकाश ने कहा, यह वही ऐशू है। एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया है चंद्रा सर। मैं आज शाम को भले ही विजाग जा रहा हूं, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। तुम जाओ ऐशू, कुछ भी मत सोचो, शांति से पूजा पूरी करो और जाओ। आकाश ने कार ली और चला गया। हालांकि ऐशू मन में दुखी थी, फिर भी उसने अपने भाई या बहन को देखे बिना मंदिर में प्रवेश किया। चंद्रकांत और आकाश उस शाम विजाग के लिए रवाना हो गए। चंद्रकांत और आकाश रात को होटल में रुके और अगली सुबह कंपनी चले गए, जहां उन्हें अपने प्रोजेक्ट डील के लिए जाना था। सौदा पूरा करने और दस्तावेजी काम करने के बाद, आकाश, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, मैं होटल जाऊंगा। तुम काम पूरा करके यहीं आओगे? चंद्रकांत ने कहा। मैं आऊंगा। आकाश कहता है, नहीं आकाश, यहां काम जरूरी है, मैं कैब बुक करके जाता हूं। चंद्रकांत ने कहा और चला गया। आकाश सारा काम निपटाकर ऑफिस से बाहर आया और बिना नंबर देखे फोन उठा लिया। सर, यहां किसी का एक्सीडेंट हो गया है सर। मित्रा को अस्पताल ले जाया जा रहा है, आप जल्दी आ जाएं तो उन्हें बचा लिया जाएगा, उन्होंने कहा और कॉल काट दिया। एक्सीडेंट? हे भगवान, क्या हो रहा है? किसका एक्सीडेंट हो गया? फोन नंबर देखकर आकाश अचानक बेहोश हो गया। क्या किसी के साथ हादसा हुआ है? मित्रा अस्पताल में क्या घटनाएं हैं? मित्रा परिवार के साथ क्या क्या बाधाएं आती हैं? यह जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुना होगा सिर्फ NK ऑडियो को पर। ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य की किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए 4 दुर्घटना और तलाक। जब उसे फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है तो वह परेशान हो गया और अपने मोबाइल पर नंबर चेक किया। वह नंबर चंद्रकांत का नहीं है। जब मैंने वो नंबर देखा तो मुझे बहुत पसीना आने लगा। जब चंद्रकांत को समझ आया कि कोई दुर्घटना हो गई है तो आकाश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे 3 साल पहले की बात याद आई और उसका दिमाग हिल गया। मित्रा अस्पताल पहुंचे। उसका पूरा मन भ्रमित हो गया था और एक प्रकार का ठहराव आ गया था। वह भागकर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि ICU के अंदर से डॉक्टर आ रहे हैं। डॉ चंद्रकांत, आप कैसे हैं सर?
आकाश ने हाँफते हुए पूछा। चंद्रकांत, मनीषा, आप समय पर आ गए। हालत बहुत गंभीर है, तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति हमारे हाथ से बाहर हो जाएगी। औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें, अन्यथा जान जाने का खतरा रहता है, हरियप्पा डॉक्टर ने कहा और जल्दी से चला गया। यह सुनकर आकाश की आंखें घूम गईं, आंखों से आंसू गिर पड़े। अपनी मां के बाद आकाश किसी की बेहद प्रशंसा करता है और वह है चंद्रकांत। आकाश यह जानकर पचा नहीं पाता कि ऐसे शख्स की जान खतरे में है। आकाश ने इस चिंता के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी की कि अगर कोई देरी हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वह बिल चुकाने के लिए तुरंत रिसेप्शन एरिया में गए। सर, 25 लाख एडवांस दे दीजिए, फिर डिस्चार्ज होते वक्त 15 लाख और देने होंगे, रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही सामान्य तरीके से कहा। आकाश अचानक चौंक गया। व्हाट? इतनी रकम क्या है? उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि उसके मन में क्या था। सर, यह मित्रा हॉस्पिटल है, शहर का सबसे टॉप हॉस्पिटल। यहां सबसे अच्छा इलाज होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने नम्रता से कहा। आकाश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बाहर अस्पताल का नाम क्या है, क्योंकि चंद्रकांत का एक्सीडेंट हो गया था, यह महसूस करते हुए कि मित्रा हॉस्पिटल में शुल्क समान है। अब 25 लाख हैं तो कहां से लूं? ऐश्वर्या मैडम को कंपनी के खाते से ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। कितना भी हो, उनके आने और सर एक्सीडेंट होने तक 3-4 घंटे लगेंगे। ऐश्वर्या मैडम को पता चलेगा कि क्या हुआ तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे किसी तरह पैसे एडजस्ट करने होंगे। आखिर कैसे? आकाश वेटर लाउंज में अपना सिर पकड़कर बैठा है और सोच रहा है। उन्होंने फोन पे, गूगल पे में बैंक बैलेंस चेक किया। दोनों खातों में 22,000 थे। 25 जब वह सोच रहा था कि लाख किस प्रकार बांधे, तो एक मनुष्य उसके पास आया। सिर पकड़कर बैठे आकाश को हिलाया। अगर तुम यहां आओगे तो अस्पताल का पूरा स्टाफ तुम्हारे चरणों में होगा, आकाश। आकाश ने उठकर सामने श्रीनिवास को घूर कर देखा। हां आकाश, मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम इन दिनों सामने आ गए। आकाश के बगल में बैठे श्रीनिवास ने कहा। मित्रा परिवारों से नाता तोड़ने के बाद श्रीनिवास से मिलने का यह पहला मौका है। आकाश श्रीनिवास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि वह 3 साल से उसे ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा, सच आकाश, तुम्हें मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आकाश चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सच है आकाश। अब मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? क्या तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है? इसलिए ध्यान से सोचो आकाश, श्रीनिवास ने शांत भाव से पूछा। श्रीनिवास को यह सोचते हुए देखकर कि उसे अपनी स्थिति को एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए, वह गुस्से से उठ खड़ा होता है। यहां कोई भी आपकी मदद का इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन कृपया अभी करें। आकाश ने अपना चेहरा घुमा लिया। अच्छा सोचो आकाश, मैं तुम्हें अपना भतीजा मानता था, इसीलिए मैं तुम्हारी शुभकामनाएं मांग रहा हूं, श्रीनिवास ने चेतावनी देते हुए कहा और उठ खड़े हुए। अंकल प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। लग रहा है आपने कंगारू में अस्पताल का नाम गलत पढ़ा है। यह मित्रा अस्पताल है, वह हमारा अस्पताल है। चाहे आप पैसे लाने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप चंद्रकांत को नहीं बचा पाएंगे। इसके बारे में सोचो, श्रीनिवास ने सदमे में कहा। आकाश ने पलटकर थप्पड़ मारा और श्रीनिवास का कॉलर पकड़ लिया। क्या हुआ सर? उन्हें मुझ में एक और आकाश दिखाई देगा, ध्यान रखें, आकाश ने चेतावनी दी। उसकी आंखों में दर्द छिपा हुआ लाल जीरा बुदबुदा रहा था। आकाश को गुस्से से जलता देख श्रीनिवास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे अपने पेशे का पालन करना होगा। अगर राजशेखर आकाश के प्रति अपने प्यार से उसे बचाना चाहता है तो वह उसे मार डालेगा। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी श्रीनिवास अनिच्छा से आकाश को मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रमुख बनाना चाहते हैं। बेशक आकाश, तुम चंद्रकांत की जिंदगी चाहते हो, हम तुम्हें चाहते हैं, आकाश ने अपने हाथ हटाते हुए और अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा। आकाश चिल्लाया, आह, और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह कुर्सी पर बैठ गया। श्रीनिवास आकाश को सोचने का समय देकर थोड़ा अलग हो गए। रे आकाश, क्या कभी तुम्हारी मां ने पैसों की कमी के कारण तुमसे दूरी बना ली थी? फिर यह ठीक नहीं है कि उन्हीं पैसों की बदौलत आपको अच्छी जिंदगी देने वाले चंद्रकांत सर चले जा रहे हैं।
श्रीनिवास अंकल की बात पर हाँ कहना सही है। आपके एक फैसले की वजह से हम चंद्रकांत सर को बचा सकते हैं। अंतरात्मा ने आकाश को सलाह दी। चूंकि ज्यादा समय नहीं था, वह एक निश्चित व्यक्ति की तरह उठे और श्रीनिवास के पास गए। अंकल, अब मुझे क्या करना चाहिए? आकाश ने श्रीनिवास से पूछा। श्रीनिवास को आकाश के उस सवाल का जवाब पता था। उन्होंने भावुक होकर आकाश को गले लगा लिया। भले ही हमें यह पसंद न हो, कुछ हमारे लिए है, इसे ऐसे ही रखो। और अपने पीए को बुलाता है जो दूर है और आकाश से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाता है। मैं तभी वहां रहूंगा जब अंकल मित्रा कंपनियों को मेरी जरूरत होगी। इसके अलावा मेरा उन परिवार के सदस्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। मुझे चंद्रकांत सर परिवार से दूर मत रखें, बस एक बार मेरी मदद करें, आकाश ने पूछा। श्रीनिवास ने आकाश का कंधा ठपठपाया जैसे ओके कह रहा हो और चला गया। अस्पताल से बाहर आकर कार में बैठने के बाद श्रीनिवास ने राजशेखर को फोन किया। सर, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आप आगे क्या करना चाहते हैं? श्रीनिवास ने पूछा। अभी खेल शुरू हुआ है, देखते हैं, राजशेखर ने फोन काट दिया। श्रीनिवास के जाने के 1 घंटे बाद डॉक्टर आए। सर्जरी पूरी, कोई समस्या नहीं। 48 घंटे के बाद अवलोकन कक्ष। तभी आकाश को थोड़ी सांस फूलने लगी, यह जानकर कि उसने उन्हें घर पर सूचित नहीं किया। उसने ऐश्वर्या को फोन किया और धीरे से चंद्रकांत को दुर्घटना के बारे में बताया। और अब कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो, उसने कहा। मामले का पता चलते ही ऐश्वर्या पद्मावती आनन फानन में विजाक के लिए रवाना हो जाती है। करीब 4 घंटे बाद पद्मावती हॉस्पिटल आई। ऐश्वर्या ने आकाश को आईसीयू के सामने बैठे देखा। आकाश के पापा कैसे हैं? क्या हुआ? पद्मावती तेजी से आकाश के पास आई और उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया। अप्रत्याशित कार्रवाई से हर कोई स्तब्ध था। क्या तुम्हें पता है मां ने क्या किया? ऐशु धीरे से चिल्लाई। यह सब वेदी की वजह से है कि ऐशु हमारे जीवन में गरीबी की तरह छिप जाता है। जब से वह हमारे जीवन में आया है, हमें सभी कठिनाइयां हैं, उनमें से एक को कुछ हो जाता है। पद्मावती ने आकाश के लिए सब कुछ कर दिया। क्या तुम पागल हो क्या मां? इससे क्या लेना देना? वैसे भी अब स्थिति क्या है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऐश्वर्या ने अधीरता से कहा। ऐशु मुझे और कितने दिनों तक अपना मुंह बंद रखने के लिए कहेगी? इतने दिनों तक उसे सहन करने के बाद हमारे पास उसे और सहन करने के लिए कोई कर्म नहीं है। तुम्हें इस बेवकूफ से शादी करके कुछ भी खुशी नहीं मिली? मेरी बात सुनो ऐशु, और इस अनाथ को गोताखोर दो। हमारी हैसियत के लायक कई रिश्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पद्मावती ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पद्मावती के एक एक शब्द जैसे आकाश के मन को आरी से काटने लगे। दर्द की एक बूंद उसके गालों पर छलक पड़ी। मां प्लीज, ये हॉस्पिटल है, पापा आईसीयू में हैं, इस समय फालतू बातें मत करो। और एक बात याद रखना आकाश मेरे पति, तुम कहते रहते हो, सुनना अच्छा नहीं लगता। 4.2 आकाश, पापा अब कैसे हैं? ऐश्वर्या ने आकाश का हाथ पकड़कर चिंतित होकर पूछा। पद्मावती की बातों से हुआ दर्द ऐश्वर्या की बातों से गायब हो गया। आकाश ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ते हुए सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या को खतरे से बाहर 2 दिनों तक निगरानी में रखा जाना चाहिए। क्या मैं पिताजी को देख सकता हूं? आकाश को ऐशु को नम्रतापूर्वक पूछते हुए देखकर दुख हुआ। आकाश ने कहा, मैं पता लगाऊंगा, और ऐशु को वहीं कुर्सी पर बैठाकर डॉक्टर के केबिन में चला गया। पद्मावती सामान्य रूप से फोन की ओर देखती हुई बैठी रही, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या, जो अपनी मां को इस तरह देखकर क्रोधित थी और अब उसके पास उनसे बहस करने का धैर्य नहीं था, उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और अपने पिता को छूते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। 15 मिनट बाद आकाश आता है और कहता है कि वह सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐश्वर्या से मिलने आएगा। उसने केवल एक ही कहा और भारी वजन लेकर आईसीयू में चली गई। तारों से भरे बिस्तर पर बेसुध पड़े चंद्रकांत को देखकर हम सभी का दिल भारी हो गया और ऐश्वर्या की आंखें बयां करती रहीं। ऐश्वर्या ने धीरे से चंद्रकांत का हाथ अपने हाथ में लिया। जल्दी ठीक हो जाओ पापा, जल्दी उठो। आप मेरे एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या आप भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते? यह दूसरी बार है जब मैं आपको अस्पताल के बिस्तर पर इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैडी, कृपया जल्दी वापस आ जाओ बेबी। ऐश्वर्या रो पड़ी और उसके माथे पर हाथ रख दिया। कांच के दरवाजे से ऐशु को देखते हुए आकाश की आंखें भी गीली हो गईं। इस दौरान न सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि चंद्रकांत से भी उनके अच्छे रिश्ते बन गए।
इसीलिए उन्होंने मित्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपने जीवन में वापस आमंत्रित किया, भले ही वह उन्हें बचाना नहीं चाहते थे। 2 दिन बाद होश में आए चंद्रकांत को अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है और आकाश ऐश्वर्या अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। अस्पताल के माहौल से बचने के लिए पद्मावती होटल में रुकती हैं और कभी कभार नाम मात्र का अभिवादन करती हैं। 10 दिन बाद चंद्रकांत को ठीक लगा तो डिस्चार्ज कर दिया गया। अपनी बेटी और दामाद द्वारा दिखाए गए ध्यान के कारण वह भी पूरी तरह से ठीक हो गए। एक शाम जब ऐश्वर्या ऑफिस से आकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी तो पद्मावती आई। ऐशु ने बस नजरें उठाकर अपनी मां को देखा और फिर से अपने काम में लीन हो गई। अपनी बेटी को देखकर जो ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो उसने उसे देखा ही न हो, उसने थोड़ा जोर से ऐशु कहा। मां बस 2 मिनट, उसने गंभीरता से कहा। तो पद्मावती ऐश्वर्या के लिए आई और लैपटॉप अपने सामने ले जाकर एक तरफ रख दिया। ऐशु, मैं तुम्हारी मां हूं, क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है? उसने अधीरता से कहा। ऐश्वर्या ने सख्ती से कहा, मां प्लीज, मुझे तुरंत मेल भेजने की जरूरत है और फिर आप जब तक चाहें मैं आपकी बात सुनूंगी। कृपया मुझे 5 मिनट के लिए परेशान न करें। पद्मावती ने गुस्से में लैपटॉप सामने रख दिया और सोफे पर बैठ गई। मैं ऐश्वर्या से जरूर बात करने का इरादा रखता हूं। ऐश्वर्या जानती हैं कि उनकी मां क्या कहना चाहती हैं, इसीलिए इस कहावत को टाला जाता रहा है। यह समझकर कि आज वह बच नहीं सकती, उसने 5 मिनट में मेल भेजा और सहज भाव से पूछा, अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? ऐशु, मां, उस अनाथ विधवा को तलाक दे दो। ऐसा मत सोचो कि मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन तुमने उसके साथ क्या आनंद लिया? 3 साल हो गए। क्या इतने दिनों में तुमने उसे एक बार भी अपनी छोटी उंगली छूने दी? नहीं, क्योंकि तुम उसे चाहती हो। ऐशु, में रहना इतना आसान नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो और उसे ड्राइवर दे दो और अपनी जिंदगी का ख्याल रखो। समझें कि मैं क्यों कहता हूं कि आपको आज नहीं तो भविष्य में एक साथी की आवश्यकता होगी। ऐशु ने बिना रुके परिचय दे रही पद्मावती की ओर इशारा किया और रुकने का इशारा किया। मां, आप इतना कहती हैं और क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको वह साथी चाहिए? क्या आप इस बात का ध्यान रख रही हैं कि आप पिताजी के साथ कैसे हैं? उसने सीधे पूछा। जब ऐश्वर्या ने दोबारा खुद से सवाल किया तो पद्मावती को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें पहले मेरे बारे में कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी तुम उस बेवकूफ से छुटकारा पाओगे उतना अच्छा होगा, उसने गंभीरता से कहा। आकाश, जो कमरे में प्रवेश करने ही वाला था, पद्मावती की बातें सुनकर बाहर ही रुक गया। आकाश को पता है कि पद्मावती लंबे समय से ऐश्वर्या को तलाक देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आएगा। आकाश भले ही उनके और ऐश्वर्या के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आकाश ने जब पहले दिन ऐश्वर्या को देखा तो उनके मन में कुछ अज्ञात सा महसूस हुआ। उन्होंने ऐश्वर्या को पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। तभी तो उस दिन शादी की बात उठने पर भी चंद्रकांत ना नहीं कह सके। अगर आकाश की जगह दुल्हन ऐश्वर्या के अलावा कोई और लड़की होती तो वह निश्चित तौर पर शादी के लिए राजी नहीं होते। आकाश अपने दिल में प्यार, आराधना, क्रश की भावना के साथ ऐश्वर्या से शादी करने के लिए तैयार हो गया। ऐश्वर्या को मन में यह ग्लानि भी हुई कि उन्होंने उनसे शादी करके गलती की है, इसीलिए उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ना ही उचित समझा। अब ऐश्वर्या कोई भी बात खुद तय करती है। कहीं न कहीं आकाश को पता है कि ऐश्वर्या तलाक के लिए जरूर राजी हो जाएंगी। आकाश उसके मुंह से यह शब्द सुनने से पहले ही जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी आकाश ने पीछे मुड़कर आश्चर्य से देखा तो उसके गाल फटने की आवाज आई। क्या ऐश्वर्या और आकाश लेंगे तलाक? ऐश्वर्या के लिए चंद्रकांत परिवार के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह जानने के लिए तुरंत अगला एपिसोड सुनें, सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। कोई वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य की किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए यूपी 5 आकाश पर हमला। आकाश सोचता है कि ऐश्वर्या तलाक के बारे में केवल एक ही बात बताएगी और सोचता है कि चलो वहां से चलते हैं। इसी बीच उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना गाल चटकने की आवाज सुनाई दी। आकाश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि पद्मावती अपने गाल पर हाथ रखे हुए है और चंद्रकांत गुस्से से उसे घूर रहा है। पिताजी, आपने क्या किया? आप मां को इस तरह क्यों मार रहे हैं? ऐश्वर्या मां और पिता के बीच में खड़ी थी। यह काम तो कभी करना चाहिए था बेबी।
ऐश्वर्या ने पद्मावती की ओर देखते हुए कहा, क्या आप ओसई कन्ना कुतुरी के कपूर में आग लगाना चाहते हैं? क्या आप असली मां हैं? चंद्रकांत ने चिढ़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या ने चंद्रकांत को बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, डैडी, अब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं है। पद्मावती ने गुस्से से ऐश्वर्या की ओर देखा, जो अपनी मां की ओर मुड़ी और बोली, मां, मैं इतने दिनों से आपसे दूर भाग रही हूं, इसलिए आप मुझे जवाब नहीं दे सकती। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अपने गुस्से के आवेश में आपको कुछ भी कह दूंगी। और एक बात याद रखना मां, मैंने इसे कई बार कहा है, आकाश मेरा पति है। हमें अलग करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये भगवान की वजह से नहीं है। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी कि चंद्रकांत फिर उठे और बोले, तुम एक शब्द भी बोलोगी तो मुझे यह भी नहीं दिखता कि तुम पत्नी हो। और पद्मावती को गुस्सा आ गया। ऐसी चेतावनी देकर पद्मावती कुछ भी बोलने में असमर्थ होकर अपने कक्ष में चली गई। ऐश्वर्या की बात सुनकर आकाश हैरान रह गए। उसे लगा कि इतने सालों में ऐश्वर्या उससे नफरत करती रही है, लेकिन आकाश के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे अपने दिल में जगह दे दी है। चंद्रकांत, जो अभी अभी ऐश्वर्या के कमरे से बाहर आए थे, ने फर्श से नीचे कूद रहे आकाश को छत पर आने के लिए बुलाया। आकाश छत पर आया और चंद्रकांत के पास बैठ गया। चंद्रकांत ने देखा कि आकाश का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आकाश, क्या खास है? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। तुम कुछ शर्म के साथ मुस्कुराते हुए लग रहे हो, चंद्रकांत ने पूछा। तभी चंद्रकांत ने अपने पीछे रखी रम की बोतल निकाली। आकाश, उस फूलदान पर 2 गिलास हैं, उन्हें यहां ले आओ। क्या तुम रम पियोगे? उसने संदेह से पूछा। जब उसने पूछा तो आकाश ने सिर हिलाया कि वह इतना तेज नहीं है। डरो मत, आकाश से साफ साफ कह दो, चंद्रकांत ने कहा। आकाश कहते हैं, कॉलेज में मैंने इसे केवल एक बार पिया, कुछ चखने की उत्सुकता में। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे कंपनी दो। चंद्रकांत ने उन्हें मजबूर किया और वे दोनों साथ में पार्टी करने लगे। चंद्रकांत थोड़ी देर चुप रहे और पूछा, क्या तुम्हें ऐशू पसंद है? उसने पूछा। वह खुश है कि ऐश्वर्या ने उसे स्वीकार कर लिया है। बहुत, मुझे बहुत पसंद है सर। देवी सर ऐशू, आकाश ने कहा। ऐशू मेरी इकलौती बेटी है। मैंने उसे बचपन से बहुत सावधानी से पाला है। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यही हाल शादी का भी है। मैंने अपने बच्चे के लिए आदर्श व्यक्ति से शादी की। यह मेरे बच्चे के लिए है एक सार्थक दिन पर। आप दोनों खुश होंगे, चंद्रकांत ने कहा। आगे क्या हुआ ये बताने के लिए जब आकाश ने मुंह खोला तो उसे बोलने नहीं दिया गया। चंद्रकांत, जितना ऐशू मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आप भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या आप दामाद नहीं बल्कि बेटे की तरह महसूस करते हैं? चंद्रकांत ने भावुक होकर कहा। यह सुनकर आकाश का हृदय खुशी से खिल उठा। वह अनाथ नहीं है, लेकिन उसका एक परिवार है। यह सोचकर आकाश खुश हो गया। रात को सोना भूलकर शराब पीते पीते किसी तरह उसी खुशी में उन्हें नींद आ गई। गहरी नींद में सोए आकाश की नींद अचानक तब खुल गई जब किसी ने उसके चेहरे पर जबरदस्ती पानी डाल दिया। ऐश्वर्या उनके सामने गुस्से में खड़ी है। सर, क्या यह अभी भी आपके लिए स्पष्ट नहीं है, या आप 2 और पैग लगाने जा रहे हैं? क्या आप मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं? ऐशू ने हाथ जोड़ते हुए गंभीरता से पूछा। आकाश को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आकाश पर फिर से पानी डाला और कहा, शराब पीकर चरम सीमा पर गिरने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब ऐशू ने ऐसा कहा तो आकाश ने झट से साइड टेबल से फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। सुबह हो चुकी है। रात को छत पर सोना, मैं यहां कैसे पहुंचा? आकाश ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। ज्यादा चिंता मत करो, तुम दोनों रात को बाहर गए थे और वहीं गिर पड़े। अगर तुम नशे में गिर गए तो मैं तुम्हें नौकरानियों की मदद से नीचे ले आई। ठीक है, जाओ, बहुत देर हो चुकी है। चलो जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस चलते हैं, मैं नीचे इंतजार करूंगी। ऐशू ने जाने के लिए एक कदम पीछे लिया। आकाश पर पानी डाला गया तो कुछ पानी फर्श पर भी गिर गया। ऐशू, जिसने परवाह नहीं की, पानी पर कदम रखा और फिसलने ही वाली थी। आकाश तुरंत सतर्क हो गए और बिस्तर से उठे और ऐश्वर्या की कमर से लिपटकर उन्हें पकड़ लिया। ऐश्वर्या उसकी मजबूत बाहों में एक छोटे खरगोश की तरह लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में शरारत का सीधा असर ऐश्वर्या पर पड़ा और उसने अपनी आंखें झपकाईं। उसका माथा पसीने से लथपथ था।
उसके सामीप्य से उसका मन हल्का हो गया था। उसका शरीर भारी हो गया था। गाल शर्म के कारण लाल रंग में बदल गए थे। आकाश की नजरों में शर्म से सिकुड़ी हुई ऐश्वर्या बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सुंदरता उसे प्रेम के वशीभूत कर रही थी। उसने धीरे से ऐश्वर्या की पलकों पर अपने होंठ रंग दिए जब वह बिस्तर लेकर फर्श पर गिरी हुई थी। ऐश्वर्या ने आकाश के कॉलर को पकड़ने वाली मुट्ठी कस ली ताकि वह गिर न जाए। पहली बार पहला प्यार भरा चुंबन परमानंद में डूब गया। आकाश नहीं रुका और अपने होंठ उसकी नाक से लेकर उसके होंठों तक ले गया। कुछ ही पलों में होश में आई ऐशू चौंक गई और तुरंत आकाश को धक्का देकर उठी और कमरे से बाहर भाग गई। ऐशू की प्रेम चाल ने अब आकाश को रात की शराबी लात से भी अधिक लात दे दी। दिल पर हाथ रखकर वह बिस्तर पर गिर पड़ा। आहा, सुबह सुबह तुम्हें कितना बढ़िया उपहार मिला। रे आकाश, तुम्हारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं रो। कुछ देर तक यही सोचता रहा। वह उदास होकर उठ गया और फ्रेश होने चला गया। वह 5 मिनट में तैयार हो गया और ऐशू के साथ कार में ऑफिस के लिए निकल गया। जाते समय वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या को ऑफिस छोड़ने के बाद घर लौटते समय आकाश को वकील श्रीनिवास का फोन आया। तब तक ऐशू मोमू को चूम रही थी और फोन कॉल के साथ आकाश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आकाश ने गुस्से से फोन उठाया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इतनी बार फोन मत करो। तुमने जो दस्तावेज मांगे थे मैंने उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए आकाश। आप मित्र समूह के मुखिया हैं। क्या आप भूल गए? अब तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन चुप क्यों हो? श्रीनिवास जब बोल रहे थे तो आकाश ने टोक दिया। आप चाहे कुछ भी कहें, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा अंकल। भले ही मुझे अभी यह पसंद नहीं है क्योंकि आपने ऐसा कहा है। मुझे एक शानदार विला चाहिए, आकाश ने अधीरता से कहा। यह सुनकर श्रीनिवास नीचे गिर गए और हंसने लगे। आकाश, अभी तुम्हारे पास जो संपत्ति है उससे तुम आधा देश खरीद सकते हो, लेकिन तुम क्या चाहते हो? सिर्फ मेरा विला? हाँ हाँ, वह फिर हंसा। यदि आप इतना ही चाहते हैं तो विजयवाड़ा में प्रसिद्ध पवित्र हवेली खरीद लें। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। श्रीनिवास ने हंसी रोकते हुए दृढ़ता से कहा। पवित्री मैंसन विजयवाड़ा में लग्जरी विला के लिए मशहूर है। सुनसान इलाके में हवेली अद्भुत होती है। एक बार ऐश्वर्या ने चंद्रकांत को वह मैंसन बनने के लिए कहा, लेकिन वह मैंसन मालिक चंद्रकांत ने कितनी भी कोशिश की, वह उस आदमी को नहीं खरीद सका। आकाश ने सोचा कि उसे वैसे भी ऐशू के लिए वह मनसा खरीदना चाहिए। वह किसी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैंसन इसे आपके लिए बेच देगा? अगर ऐसा है तो वह हवेली खरीद कर दिखाओ। आकाश ने श्रीनिवास को चुनौती दी। आकाश, तुम अपनी कीमत नहीं जानते थे। ठीक है, कल सुबह वह मैंसन तुम्हारे नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। रुको और देखो आकाश, उसने कहा और उससे इसके लिए 1 दिन का समय देने को कहा। आकाश ने ओके कहा और फोन रख दिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठ गया और तैयार हो गया। अब तक जब श्रीनिवास का फोन आता है तो आकाश चिढ़ जाता है। उस सुबह से उसके फोन का इंतजार कर रहा हूं। ठीक 10 बजे आकाश को श्रीनिवास का फोन आया। आकाश, क्या तुम हवेली की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहते हो? जैसा तुमने कहा था, अब हवेली तुम्हारे लिए तैयार है। यदि मालिक दस्तावेज देख लेता है और उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो काम पूरा हो जाता है। तैयार रहो। वकील श्रीनिवास ने मैं 1 घंटे में आकर तुम्हें ले जाऊंगा कहकर फोन रख दिया। आकाश नहीं चाहता कि श्रीनिवास वहां आए। उसने श्रीनिवास को संदेश भेजा कि वह हवेली जाएगा। आकाश के घर से हवेली तक लगभग 15 मिनट लगते हैं, लेकिन हवेली के गेट से अंदर जाने में 1.25 घंटा लग जाता है। यह शहर की एक आलीशान हवेली है, इसीलिए यह सब मांग में है। लेकिन उस हवेली के मालिक गोविंद राजू और उसके आदमी बहुत खतरनाक हैं। वह इस बात को जाने बिना ही अकेला चला गया। इस हवेली में 10 से अधिक सुरक्षा गार्ड हैं। वे नाम के लिए सुरक्षा गार्ड हैं, लेकिन वे खून से लथपथ आंखों वाले असली बदमाश हैं। वह हवेली का गेट खोलकर अंदर गया तो अंदर से 10 जंगली बदमाश दौड़ते हुए आए। आकाश को सादे कपड़ों में चलते देख उनमें से एक ने पूछा, रे, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? एक हट्टा कट्टा बदमाश आकाश के पास आया। उसके पीछे आए बाकी लोग भी आकाश को घेर कर खड़े हो गए। कौन भाई रास्ता भटक कर इस तरफ आ गया? लंबे आदमी ने संदेह से आकाश से पूछा। नहीं, मैं एक जरूरी काम से आया हूं।
मुझे तुम्हारे सर से मिलना है। आकाश ने चुपचाप उत्तर दिया। क्या तुम किसी जरूरी काम से आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसकी हवेली में आए हो? तुम्हें अंदर जाने का होश नहीं है। तुम भौंकने के बाद विनम्रता से बाहर निकल जाते हो, उपद्रवियों का मुखिया राकेश ने कहा। आकाश बिना कोई उत्तर दिए चुप रह गया। आकाश को श्रीनिवास की बात याद आ गई, जो उसने कहा था कि हवेली उसके नाम पर कर दी गई है। बाबू चिन्ना, तुम क्या पूछ रहे हो? आओ, अब से यह हवेली मेरी है। आकाश हाथ जोड़कर खड़ा था। यह सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग हंसने लगे। भाई, जिस रास्ते से आए हो, शालीनता से वापस चले जाओ। तुमने जो कॉमेडी कही, उस पर हम सब जोर से हंसे। बस जाओ और जाओ, राकेश चिल्लाया। आकाश को स्थिर खड़ा देख राकेश को गुस्सा आ गया। मेरे बॉस एक बड़े वीआईपी का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने से पहले विनम्रता पूर्वक यहां से चले जाएं, राकेश ने चेतावनी दी। यह सुनकर आकाश अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैं यहां हूं बाबू, मैं वह वीआईपी हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं सुन सका। आकाश को बिना हिले डुले उन्हें देखकर मुस्कुराता देख उपद्रवी राकेश को और भी गुस्सा आ गया। क्या तुम ये कहने के बाद भी हंस रहे हो? गार्ड तुम्हारे जैसा नहीं है, उसे गर्दन से पकड़ो और बाहर फेंक दो, वह चिल्लाया। गुस्से में आकाश को बाहर निकालने के लिए 2 गार्ड आगे आए। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं वीआईपी हूं तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे, उन्होंने अपनी शर्ट मोड़ते हुए और उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। 1 और मिनट में आकाश चक्कर लगाता है और पीटता है। रे रुको, बेवकूफों की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां आए गोविंदराज को देखकर सभी हैरान रह गए। वह चिल्लाया, किसे मार रहे हो? हाँ, और उनके गालों पर थप्पड़ मारकर उन्हें भगा दिया। गोविंदराजू उस हवेली के मालिक हैं, इसीलिए वह 5.3 वे झुककर खड़े थे। आकाश को हाथ बांधे खड़ा देखकर गोविंदराजू चौंक गए। विजयवाड़ा को जेब में लेकर खेलने वाले गोविंदराजू को उन्होंने कभी इस तरह डरा हुआ नहीं देखा। आज पहली बार गोविंदराजू ने आकाश को अपने सामने हाथ जोड़े हुए देखा और पूछा, यह कौन है? मेरे मालिक उससे क्यों डरे सहमे खड़े हैं? राकेश यह न जानकर असमंजस में था। आकाश सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उन बेवकूफों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। गोविंदराजू ने भय और सम्मान के मिश्रण से आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। वहां सभी बदमाश डरे हुए थे, उनके सिर जमीन पर थे। गोविंदराजू ने राकेश को जमकर डांटना शुरू कर दिया। जिसने भी उसके बारे में सोचा और उसका अपमान किया, क्या आपको नहीं लगता? सर, आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगे। अगर आप सर को माफ कर देंगे तो ही आप इस नौकरी में बने रहेंगे, वरना आपका यही अंत होगा, वह चिल्लाया। राकेश का अच्छी तरह से जानता है कि अगर गोविंदराजू को गुस्सा आ गया तो वह उसके सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा। तभी वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और नम्रता से बोला, मैंने बिना जाने ऐसा किया सर, सॉरी सर, प्लीज, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। राकेश को गिड़गिड़ाते देख बाकी सुरक्षा गार्ड डर से कांपने लगे। मित्रा ग्रुप भी एक बड़ी वजह है कि गोविंदराजू ने अकेले राजनीति की ओर यहां नहीं आए। मित्रा ग्रुप के वंशज को आकाश का अपमान करने या उसके खिलाफ होने में कोई परेशानी नहीं है। आकाश के लिए बहुत कुछ। आकाश यह सब देखकर अच्छी तरह समझ गया था कि गोविंदराजू राकेश के साथ कुछ करेगा। आकाश ने कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है। अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हैं तो आज वेतन काट लें, उनके पेट पर मुक्का ना मारा जाए। इसकी चिंता में उन्होंने दया करके ऐसा कहा कि उनके प्राणों पर संकट न आ जाए। राकेश को गलत काम करने का दोषी महसूस हुआ। गोविंदराजू ने विनम्रतापूर्वक आकाश को आमंत्रित किया। केवल सर, आप जो भी कहें, और क्षमा करें सर, क्षमा करें, मैंने आपको बाहर रखा और बात कर रहा था। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही आकाश अंदर जा रहा था, गेट खुला और एक नकाबपोश आदमी अंदर आया। अंदर आते ही धन धन मणि गण जैसे धमाका कर रहा है। प्रत्येक गोली दीवार से टकराकर बिखर जाती है। उन गोलियों के असर से हर कोई सहम गया। चूंकि हर गोली आकाश को निशाना बनाती दिख रही थी, इसीलिए जब वह उसकी ओर दौड़ा तो वह भी डर गया और गोलियों की चपेट में आने से बच गया। फिर भी नकाबपोश व्यक्ति विस्फोट करता रहा। तो वह बंदूक किसने चलाई? क्या तुम आकाश को मारने आए थे, या फिर कोई और वजह हो? तो जल्द ही अगला एपिसोड सुनिए, सिर्फ NK ऑडियो स्टोरी पर। को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए उस